बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 25 जनवरी से यूनाइटेड नेशन में दोबारा से इस बात पे गौर व खौज शुरू हुआ कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की किस तरह उसको बेहतर किया जाए, उसका साइज बढ़ाया जाए, उसको ज्यादा इफेक्टिव किया जाए। यानी दूसरे लफ्जों में इस्लाहात के बारे में एक इजलास शुरू हुआ और ये अभी चलता रहेगा। और ये कोई पहला मौका नहीं, ये सिलसिला फरवरी 2008 से शुरू हुआ, जबकि उस वक्त तजवीज़ आई और एक डॉक्यूमेंट तैयार की गई जिसमें ये तय पाया कि यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म्स की जाएंगी और सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म्स करके उसकी इस्लाहात करके मजीद इफेक्टिव बनाया जाएगा। वजह उसकी ये थी कि 1945 में जब ये यूनाइटेड नेशन मार्ज़ वजूद में आई तो अपनी 75 साल तारीख में ये कभी भी हकीकी नुमाइंदा तंजीम न बन सकी। जनरल असेंबली की रुकनियत तो बढ़ती गई, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रुकनियत थी वो तकरीबन वो वहीं की वहीं रही। अब उसकी जो सूरत हाल है उसमें 15 मेंबर हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 गैर परमानेंट यानी गैर मुस्तकिल मेंबर हैं। इनका ये जो 15 मेंबर्स हैं, इनका एक वक्त में अगर आप देखें जबकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मेंबरशिप कम थी, तो उस वक्त ये तकरीबन 20% नुमाइंदगी कर रहे थे ममालिक की। अब अगर आप देखें आके तो ये 20% की बजाय ये तकरीबन 8% की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि तादाद मुल्कों की बहुत बढ़ गई है। इन हालात में ये जरूरी हो गया कि जब तादाद बढ़ गई, तकरीबन 200 के करीब ममालिक बन चुके हैं, तो उनकी मेंबरशिप भी या उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए। अब इस सूरत में जो अगर हम देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीकी ममालिक हैं, जनूबी अमरीकी ममालिक, इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, इनकी अमूमन नहीं होती जो रिप्रेजेंटेशन है। और जो 5 मुल्क हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चाइना, इनकी तकरीबन अजारादारी रहती है। खास तौर पे जो नेक्सस है अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया का, इसकी वजह से वो हावी रहते हैं और यूनाइटेड नेशन जो है वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलती है, उनकी एक तरह की ज़रख़रीद गुलाम है। अब ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। फिर बात यह है कि ये 5 मेंबर परमानेंट हैं, दूसरे जो 10 मेंबर हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। सो उसमें इलेक्शन की वजह से एक जमहूरी अमल उसमें नजर आता है, लेकिन ये 5 का ऊपर आपके ऊपर मुसल्लत रहना, ये तो जमहूरियत की नफी करता है। लिहाजा होना ये चाहिए कि इस सिस्टम को मजीद जमहूरी बनाया जाए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेड लोग आए और वो अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी करें। अब जो मुल्क इस वक्त मुतमन्नी हैं कि उनको मुस्तकिल रुकनियत मिल जाए सलामती काउंसिल की, उनमें जो 4 मुल्क सर फहरिस्त हैं वो है भारत है, जर्मनी है, ब्राजील है और उसके साथ जापान है। ये 4 मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि उनको परमानेंट रुकनियत मिल जाए। अब ये मुल्क जो है वो तजवीज जो लेके आए हैं वो ये है कि वो कहते हैं जी 10 सीटें और बढ़ा दें और 10 सीटों में ये हो कि 6 मुल्क जो हैं उनको परमानेंट रुकनियत और मिल जाए और बाकी जो 4 मुल्क हैं वो एडिशनल इसमें आ जाएं। और नतीजा ये हो कि जब आप देखें कि परमानेंट रुकन जो हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है, तो परमानेंट ममालिक की तादाद बढ़ने से, यानी ये 4 मुल्क और परमानेंट बन जाएं उसमें, तो वो तो गैर जमहूरी और गैर जमहूरी हो गई आपकी जो यूनाइटेड नेशन है। इन हालात में आपका जो बुनियादी असूल है जमहूरियत का वो किधर गया और रिप्रेजेंटेशन फिर कैसे होगी। अब ये भी हम एक नजर जरा देख लेते हैं कि इन मुल्कों को अगर परमानेंट रुकनियत मिल जाती है चारों को, तो उसके असरात क्या होंगे। अब आप देखिए कि जर्मनी है। जर्मनी एक बहुत ताकतवर मुल्क है, एक बड़ा अमीर मुल्क है और जर्मनी को अगर वहां पे रुकनी, और जर्मनी का असर रसूख भी दुनिया में बहुत है, अगर उसको रुकनियत मिल जाती है परमानेंट, तो यूरोप से पहले ही, अगर रशिया को भी हम शामिल कर लें तो रशिया, बरतानिया, फ्रांस 3 पहले ही मुल्क हैं, एक ये भी शामिल हो जाए तो 4, ये किस किस्म का बैलेंस हुआ।
यानी एक ही बर आजम को 4 मुल्क जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एशिया में सिर्फ चाइना है। फिर ये जो चीज है, इसको अगर आप सामने रखें तो ये एक बड़ा इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है। अब ब्राजील को देख लें। ब्राजील जो है ये एक पावर हाउस है, एक बड़ा मजबूत मुल्क है जनूबी अमेरिका का, और जनूबी अमेरिका को वहां पे मिलनी चाहिए, असूली तौर पे उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन जनूबी अमेरिका को नुमाइंदगी देते देते अगर ब्राजील को देखें तो उसका अपना झगड़ा है यूरुग्वाय के साथ, जो हल होने का नाम नहीं लेता। इसका मतलब यह है कि अगर ब्राजील को परमानेंट सीट मिल जाती है तो जब भी झगड़ों के तनाजात का कोई फैसला करने की बात आएगी तो उसका असर रसूख इतना होगा कि यूरुग्वाय को कभी भी अपना हक नहीं मिल सकेगा। तो ये भी एक बहुत ही मैं समझता हूं ऐसी चीज है जो कि इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। अब दूसरी तरफ जापान और भारत हैं, चार, ये यानी चार में से दो मुल्क ये हैं, जापान और भारत। अब इन दोनों मुल्कों के चाइना के साथ बड़े करीबी झगड़े हैं। भारत तो चाइना के साथ मुख्तलिफ वक्तों पर जंग भी कर चुका है। अब अगर ऐसी सोच हो तो आप सोचिए कि इनके दोनों के तनाजात अगर वहां पे आ जाएं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फैसला कौन करेगा? फैसला तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों वीटो पावर होंगी। लिहाजा ये भी यूनाइटेड नेशन को एक तरह से खराब करने की बात है। और इसी तरह जापान के भी झगड़े हैं चाइना के साथ, उनके जजायर के झगड़े हैं। तो जिनके मसाइल अपने ही हैं, जिनके झगड़े अपने हमसाया ममालिक के साथ हैं, वो तो बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। और भारत के पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने झगड़े हैं, हम जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, 3-4 जंगें भी हो चुकी हैं। इन हालात में जो भारत हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है, उसको अगर वहां पे परमानेंट नुमाइंदगी मिल जाए तो वो तो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। फिर इसके अलावा जो भारत की सूरत हाल है वो ऐसी है कि उसको कतन मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि भारत ने आज दिन तक यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर अमल नहीं किया। तो अमल को दूर की बात है, मोदी हुकूमत आने के बाद यूनाइटेड नेशन की करारदादें जो है उनको तो एक तरफ फेंक दिया। खुद ही यानी इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज मुतनाज़ा जगह कश्मीर, उसका स्टेटस खुद बदल दिया, खुद ही उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो जो डिफाई करे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को, उसका क्या राइट बनता है? और फिर जो अब नई चीज निकली है वो ये है कि जो डिस्टेंफो लैब ने जो इंफॉर्मेशन वगैरह दी है, उसमें देखा है कि धोखाधड़ी के जरिए भारत ने ये यूनाइटेड नेशन की फैसला साजी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है, झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए। तो ये मुल्क जो हैं, जो बेईमानी पे उतरे हों, जो डिसऑनेस्टी कर रहे हों, चीटिंग करते हों, उनको अगर आप ऐसी जगहों पे बिठा दें तो उनसे क्या तवक्को आप करेंगे कि वो दुनिया को क्या इंसाफ देंगे? लिहाजा अगर मैं ये चीज ज़हन में रखूं, और हमें पाकिस्तान को ये चीज जो है ये बड़े एम्फेटिकली उठानी चाहिए इंटरनेशनल फोरम पे, कि भारत किसी भी सूरत में हकदार नहीं है कि उसको परमानेंट सीट दी जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब चीज ये है कि हम, पाकिस्तान क्या चाहता है और हम रिकमेंड क्या करते हैं। एक फोरम है, जैसे हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस का फोरम। अब ये जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फोरम है, ये ज्यादातर जो जनरल असेंबली में मेंबर ममालिक हैं, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और लीड कर रहे हैं इसको इटली और पाकिस्तान। इटली भी ये जो जर्मनी की जर्मनी जो अपने यानी यूरोपियन साइड से जर्मनी जो मेंबरशिप मांग रहा है, इटली उसकी मुखालफत करता है, क्योंकि इटली के भी मुख्तलिफ वक्तों पे तनाजात रहे हैं जर्मनी के साथ। अब इन हालात में पाकिस्तान और इटली और बाकी ममालिक जो कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के जिम्मेदार हैं, इन्होंने अपनी तजावीज़ की, और इनका कहना यह है कि देखें, पहले ही परमानेंट रुकन होने की वजह से यूनाइटेड नेशन का वो जो जमहूरी किरदार है वो मशकूक है, वो ठीक नहीं है। तो ये स्पैन, ये जो तबका है परमानेंट मेंबर्स का, इसको ना बढ़ाएं, बल्कि इसमें 11 मेंबर नॉन परमानेंट शामिल करें। अब नॉन यानी गैर मुस्तकिल 11 मेंबर शामिल करने से एक तो ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को बारी लेने का मौका मिलेगा, इसमें उनको रुकनियत आएगी, क्योंकि अभी कई मुल्क हैं जो कि पिछले 75 साल में उनको मेंबरशिप नहीं आ सकी इसकी। तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, आएंगे, इसके मेंबर बनेंगे। 11 जब आप बढ़ा देंगे तो मुख्तलिफ तबकों को, मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ खित्तों से रिप्रेजेंटेशन जो है वो
बढ़ाई जा सकेगी, मगर होंगे वो नॉन परमानेंट। इस तरह उनके पास वीटो पावर भी नहीं होगी। अगर वीटो पावर हो तो वो तो आपने देखा ही है कि जहां बड़ी कुव्वतों के मफादात थोड़े से भी उसमें कोई फर्क आता है, वो या उनके इत्तेहादियों के, वो वीटो पावर से वो करारदादें खत्म करा देते हैं। नतीजा ये कि किसी मसले का हल ही नहीं होता। जैसे अभी इसराइल है, इसराइल ने जो जुल्म और बर्बरियत फैलाई हुई है मिडल ईस्ट में, खास तौर पे फलस्तीनियों के खिलाफ, आज फलस्तीनियों को हक नहीं मिल सका सिर्फ इसी वजह से कि अमेरिका अपना वीटो इस्तेमाल करता है। और कल को अगर ये और 4 मुल्क ये भी वीटो लेने आ लगे, वीटो पावर वाले आ जाएं, तो अपने अपने खित्तों में ये तो अपने अपने से कमजोर ममालिक को तो ये बेड़ागर करके रख देंगे। सो ये चीज जो है ये हमारे मैं समझता हूँ रिकमेंडेशन में नहीं है। और पाकिस्तान का यही ख्याल है, इटली का और बाकी जो मेंबर ममालिक हैं उनका यही ख्याल है कि आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए, परमानेंट मेंबर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वीटो पावर वगैरह का किस्सा जो है वो मजीद खराबी पैदा करेगा। तो बेहतर ये है कि आप नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाएं। अब चीजें जो हैं जिन पे फैसला करना है, जो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो 4 मुल्क हैं, जापान, भारत और जर्मनी, ब्राजील वगैरह, ये तो डटे हुए हैं, ये बिल्कुल कोई फ्लेक्सिबिलिटी को लचक नहीं दिखा रहे। ये कहते हैं जी हमें तो परमानेंट मेंबर बनाएं और वीटो पावर वाला बनाएं। लेकिन बात रुकी है यहीं। फैसला जो है वो 5 चीजों पे करना है कि क्या वीटो पावर होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि किस किस रीजन को नुमाइंदगी, क्योंकि सब रीजन्स को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए तभी ये नुमाइंदा तंजीम कहलाएगी, तो आप उसमें रीजनल नुमाइंदगी का फैसला करें। फिर यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हमने मेंबर रखे हैं 15, तो 15 से बढ़ा के कितने होने चाहिए कि वो ज्यादा जमहूरी नजर आए। और फिर जो मेंबरशिप है उसकी किस्म क्या, यानी ये भी फैसला होना बाकी है कि परमानेंट मेंबर कौन से होंगे, कितने होंगे, और दूसरे जो नॉन परमानेंट है वो कितने होंगे। और फिर आखिरी बात यह है कि ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसका जनरल असेंबली के साथ क्या ताल्लुक होगा, क्योंकि आज जनरल असेंबली में करारदादें पास होती हैं और वो करारदाद जो पास होती है उसमें तमाम मुल्क बेशक सारे मिल के मेजॉरिटी से वो फैसला कर दें, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मुल्क में अगर वो उस चीज को नहीं मानते, रद्द करते हैं, तो ये 200 मुल्कों का मिला हुआ फैसला जो बेकार हो जाता है। लिहाजा इनकी कोशिश, इनके काम का जो है वो एक ताल्लुक बनता है जनरल असेंबली की करारदादों से या उनके मामले से, तो उसको देखना बड़ा जरूरी है कि वो कैसे, उनके साथ क्या रिलेशनशिप और कैसे आगे बढ़ा जाए। अब ये है कि असूली तौर पे मैं समझता हूं कि दुनिया को भी और पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा इस पे लॉबिंग करनी चाहिए कि पहले दुनिया 5 मुल्कों की इजारादारी में फंसी पड़ी है, जहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वीटो पावर और 5 मुल्क वो किसी को हिलने नहीं देते, कोई अपनी अपनी मर्जी के बगैर तो वो कोई काम चलने नहीं देते। अगर वो किसी चीज पे राजी नहीं है तो बेशक आपके इंसानी हुकूक हों, आपके माली हुकूक हों, आपके सिक्योरिटी इंटरेस्ट हों, इंसाफ की बुनियाद पे फैसला होने की कोई तवक्को नहीं होती। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि इसकी गैर नुमाइंदा हैसियत जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको मजीद ना बढ़ने दी जाए, मजीद खराब ना किया जाए। और इसी तरह जो भी फैसला हो, जो हम जो पाकिस्तान वगैरह तजवीज करते हैं कि 11 मुल्क जो हैं 11 मेंबर बढ़ा दिए जाएं, लेकिन सारे नॉन परमानेंट, और बेशक उनका 2 साल की बजाय 3 साल का टेन्योर कर दिया जाए, इस तजवीज को देखा जाए, इस पे भी गौर किया। लेकिन इससे बढ़ के कोई भी फैसला अगर बुलडोज करके किया गया तो वो कामयाब नहीं होगा। असल वैल्यू, असल वक़्त जो है वो कंसेंसस की है, वो इत्तफाक राय की है, और जो कुछ भी करना है अक़वाम आलम को सोच विचार करके इत्तफाक राय से करना चाहिए। अगर इत्तफाक राय से नहीं होगा तो ये यूनाइटेड नेशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो लोगों को एतमाद है वो भी खत्म हो जाएगा, और हर मुल्क अपने अपने रीजन में अपने अपने मुफादात की दौड़ में लग जाएगा, जिससे दुनिया के अमन को बहुत बड़ा खतरा लाहक होगा। खास तौर पर अगर मैं एशिया के अपने मुल्कों के नुक्ता निगाह से देखूं तो पहले ही 4 एटमी कुव्वतें हम एक ही खित्ते में मौजूद हैं, पाकिस्तान, भारत, चाइना और रशिया। और अगर हम देखें तो इनमें से चाइना और रशिया के पास पहले ही वीटो पावर है, अगर भारत के पास भी आ जाती है तो पाकिस्तान रह जाता है अकेला। लिहाजा
بھارت کو موقع مل جائے گا کہ وہ پاکستان کو ایکسپلائٹ کرے. لہذا پاکستان کو ڈٹ کے اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس مخالفت کے لیے ایک لابنگ کر کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.